नमस्कार दोस्तों, भटनेर आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आपका। मैं नमिंदर संधू आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इतिहास, जिसमें आज हमारा जो चर्चा का विषय है वो रहने वाला है मौर्य राजवंश। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, महाजनपद काल पढ़ चुके हैं, मगध का उत्कर्ष पढ़ चुके हैं और उसी मगध पर हम देखेंगे जो इस समय इतिहास हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें कि मगध की गद्दी पर कौन सा राजवंश बैठता है, तो वो होता है मौर्य राजवंश। तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मौर्य राजवंश है जो इनकी जानकारी के साधन कौन कौन से हैं, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। जानकारी के साधन, जानकारी के मुख्य रूप से देखें तो हम 3-4 साधन रहते हैं। जैसे देखेंगे साहित्यिक स्रोत रहेंगे, पुरातात्विक स्रोत रहेंगे और उसके बाद रहेंगे विदेशी विवरण, जो विदेशी वर्णन करते हैं, जो विदेशी इतिहासकार हैं। इन विदेशी इतिहासकारों में या विद्वानों में हम देखेंगे जैसे प्लूटार्क, स्ट्रेबो, नियार्क्स, जस्टिस आदि विद्वान आदि इतिहासकार रहते हैं। विदेशी विवरण में हम देखेंगे ये जो यूनानी लेखक हैं, यूनानी लेखकों के विवरण हैं, उससे मौर्य राजवंश की जानकारी हमें मिलती रहेगी। तो जानकारी के साधन हम पहले साहित्यिक साधन देखें तो इसमें ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ या पुराण, बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध और जैन साहित्य जो हमें मौर्य राजवंश की जानकारी देते हैं। इसके बाद इनके पुरातात्विक स्रोतों में देखें तो मुख्य रूप से अभिलेख रहते हैं, वो किसके? अशोक के। जो अभिलेख या साक्ष्य मिलती हैं उनसे हमें मौर्य राजवंश की जानकारी मिलती है। सबसे पहले हम देखेंगे जस्टिन व स्ट्रेबो द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा गया है, और एक नाम मिलता है एंड्रोकोट्स, जो प्लूटार्क व एरियन द्वारा चंद्रगुप्त को नाम दिया गया है। वो कौन सा है? एंड्रोकोट्स है। तथा इसी एंड्रोकोट्स यानी सेंड्रोकोट्स की पहचान चंद्रगुप्त के रूप में, सेंड्रोकोट्स की पहचान चंद्रगुप्त के रूप में विलियम जोन्स द्वारा की गई है। विलियम जोन्स द्वारा की जाती है। जो विलियम जोन्स है उनके द्वारा सेंड्रोकोट्स की पहचान है वो चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की जाती है, और प्लूटार्क व एरियन द्वारा इन्हें एंड्रोकोट्स कहा जाता है। इसके बाद देखेंगे हम इनका संस्थापक कौन था, मौर्य राजवंश का संस्थापक कौन रहता है। मौर्य राजवंश का जो संस्थापक कौन रहता है? चंद्रगुप्त मौर्य इनका संस्थापक रहता है। सर्वप्रथम राष्ट्र को एक सूत्र का
एक सूत्र में बांधने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। देश को, राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। इससे पहले देखेंगे कि पूरे उत्तर भारत में हम राजनीतिक का क्षेत्र है जो, उसमें अस्थिरता पाई जाती है, और चंद्रगुप्त मौर्य ऐसा प्रथम सम्राट रहता है जो राजनीतिक रूप से इसे एक रूप सूत्र में बांधने का कार्य करता है। और मौर्यों का जो उदय है वो इतिहास में एक रोमांचकारी घटना उत्पन्न करता है। इसके बाद देखेंगे हम इनकी उत्पत्ति। मौर्य राजवंश की उत्पत्ति कहाँ से होती है, कैसे होती है, किस प्रकार होती है? तो उत्पत्ति में हम देखेंगे इनका जो मौर्य राजवंश है, मौर्य राजवंश का विषय लगभग अंधकारपूर्ण रहा है, अंधकारपूर्ण रहता है, तथा अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं, तो एक मत नहीं है। हम इसके बारे में देखें तो जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, ब्राह्मण ग्रंथ या उस समय के जो साहित्य रहते हैं, लेखक रहते हैं, उनके द्वारा इनकी उत्पत्ति में अपने अलग अलग मत दिए गए हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे जो बौद्ध ग्रंथ हैं या ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ब्राह्मण ग्रंथ या पुराण हैं, उनमें मौर्यों को शूद्र कहा गया है। क्या कहा गया है? शूद्र कहा गया है। जैसे विष्णु पुराण के एक भाष्यकार, विष्णु पुराण के एक भाष्यकार द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को नंद वंश की एक शूद्र स्त्री से उत्पन्न माना गया है। नंद वंश की एक शूद्र स्त्री से उत्पन्न माना गया। दूसरा हम देखेंगे विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस पुस्तक या ग्रंथ, राक्षस ग्रंथ, जो चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र बताता है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कुल से यानी कुलहीन बताया गया है। यानी ये भी जो चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध बताते हैं, शूद्रों से ही मानते हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे जो बौद्ध साहित्य है, बौद्ध जो ग्रंथ रहते हैं, उनमें जो मौर्य राजवंश है इनको क्षत्रिय बताया गया है, क्षत्रिय बताया जाता है। जैसे दीपवंश, महावंश, दीपवंश, महावंश आदि बौद्ध ग्रंथ रहते हैं। तो बौद्ध साहित्य में देखेंगे, बौद्ध साहित्य या बौद्ध ग्रंथ ने कपिल वस्तु के शाक्य वंश, जो क्षत्रिय वंश है, शाक्य वंश से संबंधित बताता है। कौशल नरेश विडुब के द्वारा, कौशल नरेश जो विडुब है, विडुब के द्वारा इन पर आक्रमण किया जाता है, जिसको लेकर ये एक सुरक्षित जगह पर चले जाते हैं और उस जगह पर मोरों की अधिकता पाई जाती है, मोरों की अधिकता पाई जाती है या मोरों के लिए वो जगह प्रसिद्ध रहती है, जिसके कारण इन्हें मौर्य कहा जाने लगा, मौर्य कहा जाने लगा। इसके बाद एक और ग्रंथ है इनका बौद्ध साहित्य में, निब्बान सुत्त, जिसमें मौर्यों को पीपली वन के क्षत्रिय वंश से संबंधित किया गया है, क्षत्रिय वंश से संबंधित किया गया है। बौद्धों ने भी इन्हें क्षत्रिय बताया है, लेकिन जो जैन ग्रंथ है, जैन ग्रंथ भी इन्हें क्षत्रिय बताते हैं। जैसे जैन ग्रंथों में हम देखेंगे भद्र
बाहु का जो कल्पसूत्र ग्रंथ है, कल्पसूत्र ग्रंथ रहता है जैन साहित्य में, वो भी इन्हें क्षत्रिय बताता है। और हेमचंद्र का प्रशिष्टि पर्वन जो ग्रंथ है वो भी इन्हें क्षत्रिय बताता है। निष्कर्षतः हम देखेंगे जो मौर्य राजवंश था वो क्षत्रिय राजवंश से संबंधित था, न कि शूद्र या किसी अन्य कुल से। उसे निष्कर्षतः हम देखेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे, इसका निचोड़ निकालते हैं तो वो क्षत्रिय ही रहता है। क्योंकि जो चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु रहता है चाणक्य, चाणक्य अपने अर्थशास्त्र में वर्णन करते हैं या उल्लेख करते हैं कि जो क्षत्रिय वर्ण के व्यक्ति को ही राजत्व का अधिकार प्राप्त है। क्षत्रिय वर्ण का जो व्यक्ति है उसे ही राजत्व का अधिकार प्राप्त है, जिससे हम कह सकते हैं कि मौर्य राजवंश की गद्दी पर बैठने वाला शासक एक क्षत्रिय ही था। तो फिर से हम इनका रिवीजन कर लेते हैं। मौर्य राजवंश जिसका जो कालखंड है हम देखेंगे, इनका कालखंड 322 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व रहता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि 323 ईसा पूर्व से रहता है, लेकिन अधिकतर जो विद्वान है उनका मत है 322 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक ही रहता है। तो मौर्य राजवंश की जानकारी के जो साधन है हम देखेंगे, जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं। एक तो साहित्यिक स्रोत हैं जिनमें ब्राह्मण ग्रंथ, पुराण, बौद्ध, जैन साहित्य हमें इनके बारे में जानकारी देता है। और पुरातात्विक स्रोत हैं, उनमें हम देखेंगे मुख्य रूप से अभिलेख रहते हैं। अभिलेखों में हम देखेंगे जूनागढ़ का अभिलेख जो रुद्र दामन द्वारा स्थापित रहता है। और दूसरा डी.आर. भंडारकर के द्वारा जो अशोक का इतिहास है, अशोक के इतिहास का जो आधार बनाया उन्होंने, वो अभिलेख या इतिहास ही रहता है। तो तीसरा है विदेशी विवरण है, जो विदेशी वर्णन है उसमें हम देखेंगे जो यूनानी लेखक हैं, यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, मौर्य राजवंश के बारे में जानकारी दी है, जिसमें हम देखेंगे प्लूटार्क, स्ट्रेबो, नियाक्स व जस्टिन रहते हैं। जस्टिन व स्ट्रेबो द्वारा चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोट्स कहा है तथा प्लूटार्क व एरियन के द्वारा एंड्रोकोट्स कहा गया। लेकिन विलियम जोन्स पहले व्यक्ति रहते हैं जो सेंड्रोकोट्स की पहचान चंद्रगुप्त से करते हैं, चंद्रगुप्त के रूप में करते हैं। फिर इनका संस्थापक कौन रहता है? मौर्य राजवंश का संस्थापक रहता है चंद्रगुप्त मौर्य। और जो पूरे राष्ट्र को उत्तर भारत में हम देखें तो एक सूत्र में बांधने का कार्य करता है जब राजनीतिक रूप से उत्तर भारत अस्थिरता का समय रहता है। तो इसके बाद देखेंगे इनकी उत्पत्ति, मौर्य राजवंश की उत्पत्ति के विषय में बारे में देखें तो हम यहाँ पर काफ़ी दिखते रहती है, अलग अलग विद्वान अपने अलग अलग मत प्रस्तुत करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जो पुराण हैं, वो क्या अपना मत देते हैं। उनका मानना है कि जो मौर्य राजवंश के क्षत्रिय थे या राजा थे वो शूद्र थे। विष्णु पुराण में एक भाष्यकार नंदवंश की एक शूद्र स्त्री से उत्पन्न मानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को, एक शूद्र स्त्री की। तथा विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस में इसे वृषल कुल से यानी कुलहीन से माना गया है, यानी वो भी इन्हें शूद्र मानते हैं। फिर देखेंगे बौद्ध साहित्य में इन्हें क्षत्रिय माना गया है। दीपवंश, महावंश, अन्य बहुत से ग्रंथ हैं जिनमें चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय बताया गया। और बौद्ध साहित्य में कपिल वस्तु के शाक्य वंश से इनका संबंध जोड़ा गया है। विरूप के आक्रमण के समय ये सुरक्षित जगह ढूंढने के लिए एक जगह पर चले जाते हैं वहां से उठकर, और वो जगह मोरों के लिए प्रसिद्ध होने के कारण इनका जो वंश मौर्य कहलाता है। फिर महापरि निबान सूत्र जो बौद्ध ग्रंथ है उसमें इन्हें पीपली वन के क्षत्रिय वंश से संबंधित बताया गया है। इसके बाद देखेंगे जो जैन ग्रंथ है, जैन ग्रंथों में हम देखेंगे भद्रबाहु का कल्पसूत्र और हेमचंद की प्रशिष्टि पर्वन, इसमें भी इन्हें क्षत्रिय बताया गया है। और निष्कर्षतः हम कहेंगे कि जो मौर्य थे वो निष्कर्ष रूप से क्षत्रिय ही थे, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु रहते हैं चाणक्य।
चाणक्य के द्वारा अपने अर्थशास्त्र में इस बात का उल्लेख किया गया है कि क्षत्रिय वर्ण का व्यक्ति ही राजत्व का अधिकार रखता है। तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय वंश के ही रहते हैं। जीवन चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन को हम देखेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे बौद्ध ग्रंथों के अनुसार जब चंद्रगुप्त मौर्य अपनी माता के गर्भ में रहता है तो उनके पिता की मृत्यु एक युद्ध में हो जाती है। उनके पिता की मृत्यु हो जाती है एक युद्ध में, तथा उनकी माता चंद्रगुप्त की माता इन्हें एक सुरक्षित जगह के लिए इन्हें पाटलिपुत्र भेज देती है। पाटलिपुत्र भेज देती है किनके पास? अपने भाइयों के पास। तथा वहां से इनके भाई कुछ समय बाद इन्हें एक गोपालक को भेज देते हैं। गोपालक को बेच दिया जाता है चंद्रगुप्त मौर्य, और कुछ समय बाद गोपालक इसका लालन पालन करता है और इसके बाद इन्हें एक शिकारी को बेच दिया जाता है। शिकारी को बेच दिया जाता है। इन परिस्थितियों से ऐसा महसूस होता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है पहले एक गुलामी का जीवन व्यतीत कर रहा था, किसी गुलामी में चल रहा था। तो शिकारी के पास ये बड़ा होता है, वयस्क होता है, तो अपने जो हम उम्र के बालक हैं उनमें यह प्रमुख रहता है। तथा एक दिन चबूतरे पर बैठकर न्याय कर रहा होता है। एक दिन चंद्रगुप्त मौर्य एक चबूतरे पर बैठा है और अपने साथियों के साथ राजकिलम खेल रहा है। राजकिलम खेल रहा होता है और एक न्यायिक प्रक्रिया दर्शा रहे होते हैं। नीचे इनके साथी बैठे होते हैं। तो यहीं से चाणक्य गुजर रहा होता है। चाणक्य का गुजरना होता है और वह इन्हें देख लेते हैं तथा इस छोटी सी उम्र में इनके भावी गुणों का अनुमान लगाते हैं और चाणक्य द्वारा चंद्रगुप्त को इस शिकारी से खरीद लिया जाता है 1000 कार्षापण देकर। 1000 कार्षापण उस समय की ये मुद्रा रहती है। कार्षापण देकर चाणक्य शिकारी से चंद्रगुप्त को खरीद लेता है। और चंद्रगुप्त को खरीदने का कारण क्या रहता है वो देखें हम। चाणक्य के साथ एक घटना होती है। चाणक्य मगध के सम्राट घनानंद के दरबार में रहते हैं। एक दिन घनानंद चाणक्य को अपमानित कर दरबार से निष्कासित कर देते हैं। तथा इस अपमान का बदला लेने के लिए चाणक्य अपनी शिखा को पकड़कर प्रतिज्ञा करता है कि जब तक मगध की गद्दी से नंदवंश को हटा नहीं देता, इनका समूल नष्ट नहीं कर देता, तब तक वो चैन से नहीं बैठेगा। और इसी भटकावग्रस्त जीवन में वो एक ऐसे ही पुरुष को, एक व्यक्ति को, योद्धा को खोज रहा होता है जो यह सब करने में सशक्त हो। तो इसलिए वे चंद्रगुप्त मौर्य को अपना मोहरा बनाते हैं, एक हथियार के रूप में प्रयोग करते हैं। इसके बाद देखेंगे जो चाणक्य है, चाणक्य चंद्रगुप्त को लेकर 1000 कार्षापण में खरीद लेता है और उसे लेकर कहाँ चला जाता है? तक्षशिला चला जाता है। तक्षशिला चला जाता है। तक्षशिला उस समय एक विद्या का केंद्र था, शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहता है। तक्षशिला शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहता है। और जो चाणक्य है यहाँ के आचार्य रहते हैं चाणक्य यहाँ पे। और चंद्रगुप्त मौर्य को यहाँ पर दीक्षा दी जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य की शिक्षा यहीं पर तक्षशिला में पूर्ण होती है। तथा इनको युद्ध कला में भी निपुण बनाया जाता है। और सैनिक शिक्षा भी दी जाती है। और यहीं से शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के बाद
प्लूटार्क के अनुसार एक दिन चंद्रगुप्त सिकंदर के शिविर में चले जाते हैं। सिकंदर के शिविर में उनसे मिलने चले जाते हैं तथा बड़ी मुश्किल से वहां से जान बचाकर भागते हैं। अब सिकंदर देखेंगे हम यहाँ पर कैसे आता है। सिकंदर उस समय एक यूनान का प्रसिद्ध शासक रहता है, एक योद्धा रहता है, द अलेक्जेंडर, ए ग्रेट अलेक्जेंडर, यानी कि सिकंदर महान। तो पश्चिमोत्तर क्षेत्र यहाँ पर हम देखेंगे, उस समय के भारत के बारे में हम देखेंगे। इस प्रकार से उस समय का भारत रहता है। इस प्रकार से यहाँ भारत रहता है। तो यहाँ से सिंधु नदी है, सिंधु, झेलम, चेनाब, व्यास, सतलज, रावी, जो भी ये पंजाब का जो क्षेत्र रहता है। और इसी पश्चिमोत्तर क्षेत्र में हम देखेंगे यहाँ पर तक्षशिला रहता है, तक्षशिला था। तथा यूनान का शासक सिकंदर उस समय यहाँ पर ईरान का साम्राज्य रहता है। ईरान के साम्राज्य को ध्वस्त करता हुआ खैबर दर्रे से इस भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करता है। हिंदू कुश पर्वत को पार करता हुआ यहाँ आता है तथा तक्षशिला का शासक आम भी इसकी अधीनता स्वीकार कर लेता है। और इसके साथ एक शासक और भी मिलता है, वर्णन मिलता है, वो भी इसकी अधीनता स्वीकार लेता है। तथा झेलम और चेनाब नदियों के मध्य जो पूर्व क्षेत्र है, यहाँ का राजा रहता है पोरस। तथा इसे अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए, अपना नियंत्रण स्वीकार करने के लिए अपने दूत को भेजता है। और पोरस इसके दूत को वापस कहला भेजता है कि वह उनसे रण क्षेत्र में ही मिलेगा। तो तिलमिला उठता है सिकंदर इतनी सी बात सुनकर, एक छोटे से शासक की, कि इतने बड़े साम्राज्य का मालिक और छोटा सा शासक उसकी अधीनता नहीं स्वीकार कर रहा। तो सिकंदर यहाँ से चलता है और झेलम नदी के पश्चिमी किनारे पर वतिस्ता नामक इनके मध्य युद्ध होता है। वतिस्ता नामक पौरुष व सिकंदर के मध्य युद्ध होता है 326 ईसा पूर्व को। और इन दोनों के मध्य युद्ध में पौरस की पराजय होती है, क्योंकि भारतीय सेना में ज्यादातर हाथियों का प्रयोग किया जाता है और जो पश्चिम देशों के सम्राट से या योद्धा से जितने भी शासक आए वो घोड़ों का प्रयोग ज्यादा करते थे। लेकिन भारतीयों की मूल का कारण ज्यादातर हमने युद्धों में देखा है, जब विदेशी शासकों के साथ युद्ध होते हैं तो इनके हाथी बनते हैं। तो इस समय तीरों की बौछार को इनके हाथी झेल नहीं पाते और न झेल पाने के कारण ये पौरस की ही सेना को रौंदने लगते हैं तथा पौरस जख्मी होकर अपने हाथी से गिर जाता है। तथा सिकंदर का एक सैनिक पौरस को क्या करता है, बंदी बना लेता है। पौरस को बंदी बनाकर सिकंदर के सामने उसके समक्ष पेश किया जाता है तथा उसकी अंतिम इच्छा उसकी पूछी जाती है। तथा सिकंदर को पौरस कहता है कि जो राजा एक बंदी राजा के साथ करता है वही सलूक उसके साथ किया जाए। तो सिकंदर पौरस के शौर्य को देखकर उसे छोड़ देता है तथा उसका साम्राज्य भी वापिस लौटा देता है, जो इसकी एक कूटनीति का उदाहरण हमें देखने को मिलता है। इसके बाद सिकंदर का मुकाबला व्यास नदी की तट पर रहने वाली एक जाति कठ से होता है। कठ जाति सिकंदर को युद्ध में नाको चने चबा देती है और सिकंदर की जो सैनिक है वो इसके बाद आगे बढ़ने से भी कतराते हैं तथा भयभीत होते हैं, क्योंकि आगे एक नामी शासक उस समय का रहता है, मगध का शासक तब घनानंद रहता है। इसका भी चर्चा उस समय काफी होता है। तो सैनिक पहले ही लड़ाई में थक चुके हैं, बहुत से युद्धों को करते करते यूनान से चले हैं और व्यास नदी के तट पर आ गए हैं। ज्यादातर क्या होता है, सैनिक थक चुके होते हैं, कुछ सैनिक बुजुर्ग हो जाते हैं और कुछ
सैनिक अपाहिज भी हो जाते हैं तथा कुछ सैनिक ऐसे होते हैं जिनको घर की याद सताने लगती है तथा वो अब लड़ना नहीं चाहते, अब अपने देश में वापस जाना चाहते हैं। तो सिकंदर उनको बहुत प्रेरित करता है, लेकिन वो नहीं मानते और सिकंदर उनके लिए कहता भी है कि मैं इन बहरे कानों में साहस के शब्द खटखटाता रहा, लेकिन इनके हृदय में भय भर चुका था। इसके बाद सिकंदर यहीं से व्यास नदी से वापस हो लेता है। तो सिकंदर के साम्राज्य की बात करें हम, सिकंदर का जो साम्राज्य है यूनान और मिस्र से लेकर के व्यास नदी तक आ पहुंचता है और सिकंदर यहाँ से वापस चला जाता है। और सिकंदर के वापस जाते ही ये पश्चिमोत्तर भारत है, यहाँ की जो जातियाँ थी या गणराज्य थे या राजतंत्र जो स्वतंत्र थे, यहाँ पर स्वतंत्र राजतंत्र रहते हैं, वो फिर से अपने विद्रोह के झंडे खड़े कर देते हैं, विद्रोह के स्वर उठने लगते हैं जिनको अपने अधीन कर लिया था सिकंदर ने। लेकिन पहले यहाँ पर विद्रोह के स्वर उठते हैं, लेकिन बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु के बाद स्थितियां यहाँ पर और भी बिगड़ जाती हैं तथा सिंध और पंजाब के क्षेत्र में जो ढांचा स्थापित किया जाता है सिकंदर के द्वारा, अब वो ढहने लगता है। और इसका जो फायदा है वो उठाता है चंद्रगुप्त मौर्य को इसका फायदा मिलता है, क्योंकि यहाँ से सिकंदर चला जाता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि सिकंदर के आक्रमण का जो भारत के साम्राज्य पर, भारत के जो क्षेत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो सिकंदर का न तो किसी भारतीय सम्राट के साथ मुकाबला होता है, किसी बड़े सम्राट के साथ, और सिकंदर न ही भारत के केंद्रीय भाग को यानी भारत के हृदय स्थल को छुए बिना यहाँ से वापस चला जाता है। सिकंदर एक आंधी की तरह आता है और तूफान की तरह वापस चला जाता है। लेकिन जो सिंध पंजाब का क्षेत्र है, यहाँ जो क्षेत्र है, इनके जो राजतंत्र या गणराज्य थे, इनकी युद्धों में, लड़ाइयों में एक प्रकार से कमर टूट जाती है। वो किसी भी शक्ति का अब मुकाबला करने के लायक इस समय नहीं रहती। तो यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ये काम आसान हो जाता है और चंद्रगुप्त मौर्य एक अपनी सेना तैयार करता है जिसका वर्णन हमें अर्थशास्त्र में मिलता है। चाणक्य के अर्थशास्त्र में उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त की सेना में चोरगण, आटविक यानी जंगली और मलेच्छ शास्त्रोपजीवी चोरगण, आटविक, मलेच्छ, शास्त्रोपजीवी आदि लोगों को लेकर चंद्रगुप्त मौर्य अपनी सेना तैयार करता है तथा इस सेना को जस्टिन द्वारा एक डाकुओं का गिरोह कहा गया है। और एक पते की बात, सिकंदर से जो चंद्रगुप्त मौर्य की मुलाकात रहती है उसका वर्णन हमें प्लूटार्क देता है। सिकंदर के साथ हम देखेंगे जो मुलाकात रहती है उसका वर्णन प्लूटार्क करता है। और चंद्रगुप्त मौर्य अपनी इस सेना को लेकर जो पश्चिम उत्तर क्षेत्र है, यहाँ का पंजाब और सिंध का क्षेत्र है, इसे विजित कर लेता है। और इसके बाद हम देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य है सौराष्ट्र से लेकर पूर्व में मगध तक तथा दक्षिण में कर्नाटक या मैसूर तक रहता है तथा पश्चिमोत्तर क्षेत्र में देखें तो ईरान से शुरू होता है। इसके बाद देखेंगे हम चंद्रगुप्त मौर्य के काल में 12 वर्षों तक अकाल पड़ता है। इसके काल में लगभग देखें 12 वर्ष तक एक दुर्भिक्ष पड़ता है। दुर्भिक्ष को
अकाल को ही दुर्भिक्ष कहा गया है और इससे निपटने में ये असफल रहते हैं और असफल होने के कारण यह अपना सिंहासन या राजपाट त्याग कर मैसूर चले जाते हैं। भद्रबाहु के साथ मैसूर चले जाते हैं तथा वहीं पर श्रावण बोलगेला मैसूर में बोलगेला में संथारा पद्धति द्वारा अपने प्राण त्याग देती हैं तथा यहाँ पर ये सिंहासन अपने पुत्र बिंदुसार के पक्ष में छोड़ देती हैं और लगभग 298 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है। 322 से लेकर के 298 ईसा पूर्व तक हम देखेंगे इनकी मृत्यु हो जाती है। नंद वंश का उन्मूलन बौद्ध ग्रंथों से हमें जानकारी मिलती है। जो बौद्ध साहित्य से हमें जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा नंदों का जो नंद वंश था उनको मगध की गद्दी से हटा दिया जाता है तथा अब मगध का जो सम्राट बनता है वो नया सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य होता है तथा इसके बाद 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर जो सिकंदर के पश्चिमोत्तर क्षेत्र होते हैं उनका उत्तराधिकारी रहता है तथा अपनी पश्चिमी विजय को पूर्ण कर यह पूर्व की तरफ बढ़ता है मगध की तरफ यानी भारत की तरफ जिसका सम्राट होता है अब चंद्रगुप्त। अब इन दोनों के मध्य क्या होता है? संघर्ष होता है, युद्ध होता है तथा इस युद्ध में सेल्यूकस निकेटर की पराजय होती है और दोनों में इसके बाद संधि होती है, दोनों में संधि हो जाती है और इस संधि के तहत अराकोसिया, जेंड्रोसिया, पेनिसडाई और एरिया, ये चार प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस निकेटर द्वारा दे दिए जाते हैं तथा बदले में 500 हाथी चंद्रगुप्त प्रदान करता है सेल्यूकस निकेटर को और सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य के साथ अपनी पुत्री का विवाह करता है तथा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक राजदूत भी भेजता है जिसका नाम है मैगस्थनीज को भेजता है। तो अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आज हमने मौर्य राजवंश है उसमें हमने उनकी उत्पत्ति के बारे में पढ़ा है, उनके संस्थापक के बारे में पढ़ा है और जो चंद्रगुप्त मौर्य है इनका प्रथम सम्राट है उनके बारे में पढ़ा है। तो अपना कीमती समय देने के लिए आभार।